दोस्तों 1991 में सोवियत रशिया का पतन हुआ और रशिया सोवियत यूनियन का सक्सेसर देश बनकर सामने आया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के डाउनफॉल के बाद रशिया में किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना हुई? आखिर आज का रशिया किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? हम आज भी रशिया का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक ही पिक्चर आती है और वो पिक्चर है व्लादिमीर पुतिन की। तो क्या रशिया एक डिक्टेटरशिप है, या फिर वो एक डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट देश है, या फिर कुछ और? ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे और रशियन पॉलिटिकल सिस्टम को डिकोड करते हुए जानेंगे कि जब 75 साल से चली आ रही कम्युनिस्ट व्यवस्था का पतन हुआ तो रशिया में किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों 1991 तक सोवियत यूनियन कोलैप्स कर चुका था और यूएसएसआर के कई कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स खुद को इंडिपेंडेंट देश बताने लगे थे। उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन सोवियत के सक्सेसर स्टेट रशिया में कई रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, लेकिन येल्त्सिन के सामने एक मुसीबत थी। वो उस समय एक नए देश की रचना कर रहे थे जो यूएसएसआर से अलग होने वाला था, लेकिन इस नए देश रशिया में ना ही उनके पास कोई नया संविधान था और ना ही कोई नई लेजिस्लेटिव बॉडी। इसके अलावा एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर मेंबर्स भी यूएसएसआर के दौर के थे जो येल्त्सिन के रिफॉर्म्स की आलोचना कर रहे थे। येल्त्सिन द्वारा रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को कंजर्वेटिव नेता शक की नज़र से देखने लगे और इन हालातों में लेजिस्लेचर और येल्त्सिन के बीच विवाद बढ़ा। अंत में येल्त्सिन ने लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया। लेजिस्लेचर डिसॉल्व करने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव विंग हेडेड बाय रशियन प्रेसिडेंट को नए पावर्स देता है और इन्हीं पावर्स का ऑथोरिटेटिव यूज हम करंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रेजिम में देख सकते हैं। दोस्तों बोरिस येल्त्सिन का यही कॉन्स्टिट्यूशन आज रशिया में एक्टिव है, जिस पर आज का रशियन पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड है। दोस्तों रशियन पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हम रशिया के एग्जीक्यूटिव विंग से करते हैं, क्योंकि वहाँ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट ही सबसे पावरफुल है, ना कि पार्लियामेंट या जुडिशरी। आइए समझते हैं कैसे। रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसे हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कह सकते हैं। इस सिस्टम के तहत हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर दो अलग सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं और दोनों अपने पावर्स सेपरेट सोर्सेस से डिराइव करते हैं। रशिया में हेड ऑफ स्टेट का दर्जा प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जो आज व्लादिमीर पुतिन है। बोरिस येल्त्सिन द्वारा इंट्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने रशियन प्रेसिडेंट को सबसे पावरफुल सेंटर बना दिया था। खैर, रशियन प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा हर 6 सालों में इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को या तो रशियन लेजिस्लेचर के लोअर हाउस ड्यूमा में रिप्रेजेंटेड किसी पार्टी द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 20 लाख सिग्नेचर्स शो करके एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं। यदि पावर्स की बात की जाए तो रशियन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट और डिसमिस करते हैं। रशिया के छोटे सब नेशनल यूनिट्स के ग्रुप, जिन्हें फेडरल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, उनके लीडर्स भी रशियन प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। दोस्तों इन सब नेशनल यूनिट्स की बात हम लोकल गवर्नमेंट सेक्शन में करेंगे, लेकिन ये बात समझने वाली है कि अपने पसंद के कैंडिडेट्स को फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स या हेड अपॉइंट कर प्रेसिडेंट ये इंश्योर करते हैं कि रीजनल गवर्नमेंट्स भी सेंट्रल अथॉरिटी को फॉलो करें। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रशियन प्रेसिडेंट वहाँ के हाईएस्ट कोर्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस को भी नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास वाइड लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, जिसके तहत वो बिना किसी रुकावट के लेजिस्लेचर में बिल्स प्रपोज कर सकते हैं और लेजिस्लेचर द्वारा पास बिल को वीटो भी कर सकते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनेंस के रूप में लेजिस्लेटिव पावर्स और वीटो पावर्स हैं, लेकिन उनका स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट कई डिक्रीज भी इशू कर सकते हैं, जिनकी मान्यता लेजिस्लेचर द्वारा पास बिल के सामान्य ही होती है। पिछले 30 वर्षों में ये पावर रशियन प्रेसिडेंट्स के लिए एक यूजफुल टूल रही है, जिसकी मदद से वो लेजिस्लेचर को बाईपास कर देते हैं। रशियन प्रेसिडेंट कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज भी होते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटीरियर या होम मिनिस्ट्री, फेडरल सिक्योरिटी सिस्टम एक्सेट्रा। वैसे रशियन प्रेसिडेंट्स को इम्पीच या रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी जटिल है। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एलिस्ट चार्जेस को सबसे पहले रशियन हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। उसके बाद रशियन लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस द्वारा 2/3 मेजोरिटी के अप्रूवल से ही रशियन प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस से रिमूव किए जा सकेंगे। ऊपर आपने देखा कि कैसे जजेस का नॉमिनेशन भी खुद प्रेसिडेंट करते हैं, तो ऐसे में
कोर्ट्स प्रेसिडेंट के खिलाफ डिसीजन लेंगे ये काफ़ी डाउटफुल है। इस सिस्टम के कॉम्प्लिकेशन को देखकर ही समझा जा सकता है कि क्यों आज तक किसी भी रशियन प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सका है। दोस्तों, रशियन पॉलिटिकल सिस्टम के दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव हैं प्राइम मिनिस्टर। रशिया में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो कैबिनेट मीटिंग को चेयर करते हैं, सिविल सर्विस को हेड करते हैं और गवर्नमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं। रशियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और इन्हें रशियन लेजिस्लेचर की लोअर हाउस ड्यूमा अप्रूव करती है। प्राइम मिनिस्टर हर साल रशिया का बजट प्रपोज करते हैं और ज़रूरत के अनुसार कोई दूसरे बिल भी। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इंडिया जैसी दूसरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स की तरह रशियन प्राइम मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होते, ना अपर हाउस का और ना ही लोअर हाउस का। रशियन प्राइम मिनिस्टर का मेजोरिटी पार्टी से भी आना कोई अनिवार्य नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कैंडिडेट को केवल प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाना और ड्यूमा द्वारा अप्रूव किया जाना अनिवार्य है। इसी मेथड के कारण रशियन प्राइम मिनिस्टर्स का सोर्स ऑफ पावर लेजिस्लेचर नहीं होता है, जो दूसरे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स में देखा जाता है। दोस्तों, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन दो एग्जीक्यूटिव विंग्स के बीच बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया था, जिसके तहत कोई इंडिविजुअल लगातार 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। लेकिन इस क्लॉज के अगेंस्ट हम व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटजी को देख रशियन पॉलिटिकल सिस्टम के फ्लॉज को समझ सकते हैं। पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट 2000 में अपॉइंट हुए और 4 सालों के 2 टर्म्स के बाद उन्हें 2008 में रिमूव किया जाना था। लेकिन पुतिन ने 2008 में रशिया के लिए प्रेसिडेंट के तौर पे अपने करीबी दिमित्री मेदवेदेव को आगे बढ़ाया और इसके रिटर्न में पुतिन रशिया के सेकेंड पावरफुल पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन गए। दिमित्री मेदवेदेव अपना एक टर्म पूरा करते ही 2012 में प्रेसिडेंटशिप पुतिन के लिए छोड़ देते हैं और पुतिन दोबारा रशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। दिमित्री मेदवेदेव अपने प्रेसिडेंशियल रोल के दौरान एक इम्पॉर्टेंट बिल भी पास करते हैं, जिसके तहत रशिया में प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट 4 की जगह 6 साल कर दी जाती है। आइए अब बात करते हैं रशियन लेजिस्लेचर की। दोस्तों, इंडिया की तरह ही रशिया की पार्लियामेंट भी एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसे फेडरल असेंबली कहा जाता है। इसके अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को ड्यूमा कहा जाता है। यदि लोअर हाउस ड्यूमा की बात की जाए तो इसमें 450 मेंबर 5 वर्षों के लिए इलेक्ट होते हैं, जिन्हें मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इस सिस्टम के तहत 450 में हाफ यानी 225 सीट्स डायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा फिल होती हैं, जो रशियन फेडरेशन के 225 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करती हैं, और बची हुई 225 सीट्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से फिल किया जाता है, जिसमें वोटर्स अपने बैलेट पेपर पर इन सीट्स के लिए सेकेंड चॉइस मेंशन करते हैं। इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सीट्स एलोकेशन के लिए किसी भी पार्टी को 5% वोट सिक्योर करना कंपलसरी है। दोस्तों, ड्यूमा रशियन लेजिस्लेचर की पावरफुल हाउस है, जो प्राइम मिनिस्टर को अप्रूव या रिजेक्ट करने के सिवा बिल्स को प्रपोज करती है, उस पर डिबेट करती है और वोट भी करती है। यदि ड्यूमा प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट को लगातार 3 बार रिजेक्ट कर दे तो प्रेसिडेंट ड्यूमा को डिसॉल्व कर न्यू इलेक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ड्यूमा प्रेसिडेंट द्वारा वीटो किए गए बिल्स को भी 2/3 मेजोरिटी के साथ ओवरराइड कर सकती है। ड्यूमा दूसरे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स की तरह प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के अगेंस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी होल्ड कर सकती है। यदि ड्यूमा किसी कैबिनेट के अगेंस्ट लगातार 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करती है तो ऐसे में या तो प्रेसिडेंट कैबिनेट को रिमूव कर सकते हैं या वो ड्यूमा को डिसॉल्व कर फ्रेश इलेक्शंस करवा सकते हैं। इन पावर्स के साथ थ्योरेटिकली तो ये लगता है कि रशियन ड्यूमा के पास एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट काफ़ी पावर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। रशियन ड्यूमा प्रेजेंट सिनेरियो में व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड रशिया द्वारा नॉमिनेटेड है और 450 सीट्स में से 324 सीट्स पे इसी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, और ये डोमिनेंस रशियन इलेक्शंस के मेजर फ्लॉस के चलते लगातार बना रहता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। खैर, रशियन पार्लियामेंट के अपर हाउस फेडरेशन काउंसिल को हम भारतीय सांसद के राज्यसभा की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसके पावर्स हमारी राज्यसभा से काफ़ी अलग हैं। फेडरेशन काउंसिल के मेंबर्स रशिया के सब नेशनल यूनिट्स द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जहां हर सब नेशनल यूनिट 2 मेंबर्स नॉमिनेट करती है। लेकिन फेडरेशन काउंसिल के लेजिस्लेटिव पावर्स काफ़ी कम हैं। जहां हमारी राज्यसभा लोकसभा द्वारा पास सभी बिल्स को अप्रूव करती है, वहीं रशियन फेडरेशन काउंसिल केवल नेशनल बजट, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस के अपॉइंटमेंट्स, फॉरेन कंट्रीज के साथ साइन की गई ट्रीटीज और ट्रूप डिप्लॉयमेंट को ही अप्रूव करती है।
लेकिन यदि इन डोमेन्स में फेडरेशन काउंसिल किसी भी बिल को अप्रूव नहीं करती तो उसे ड्यूमा 2/3 मेजोरिटी से ओवरराइड भी कर सकती है, यानी कि फेडरेशन काउंसिल पावरलेस ही है। आइए अब रशियन जुडिशरी की बात करते हैं। दोस्तों 1991 से पहले यूएसएसआर में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रशिया में दो तरह के हाई कोर्ट्स हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज कॉन्टेस्ट किए जाते हैं। इस कोर्ट में 19 जजेस हैं जिन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट और फेडरेशन काउंसिल द्वारा अप्रूव किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स प्रेसिडेंट या ड्यूमा के लॉस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जजेस प्रेसिडेंट द्वारा ही नॉमिनेटेड हैं इसलिए इस बात की संभावना कम है। दोस्तों रशिया में एक दूसरी कोर्ट भी है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये कोर्ट क्रिमिनल केसेस के अपील्स के लिए फाइनल कोर्ट है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्तों हमारी डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, यानी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां लॉ सबसे ऊपर है, सबके लिए बराबर है और यदि गवर्नमेंट का कोई डिसीजन लॉ के अगेंस्ट है तो उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। लेकिन रशिया में जुडिशरी को कुछ इस तरह बनाया गया है कि रशियन प्रेसिडेंट्स सरकारी प्रणाली को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं और कोर्ट्स उनके रास्ते में नहीं आते। यदि रशियन गवर्नमेंट आपके विरुद्ध है तो फिर आपके ऊपर टैक्स एवेजन, फॉरेन एजेंट होने के एक्विजिशन और ऐसे कोई भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं जिससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। और इन सब से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स बीच में नहीं आते। इसका कारण यही है कि कोर्ट के जजेस खुद प्रेसिडेंट द्वारा ही नॉमिनेटेड होते हैं और नॉमिनेशन से पहले रशियन प्रेसिडेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि केवल वही लोग जज बने जो उनके काम में रुकावट न डालें। दोस्तों आइए अब बात करते हैं रशिया के लोकल गवर्नमेंट्स की। दोस्तों रशिया की फेडरलिज्म एक यूनिक एसिमेट्रिक फेडरल सिस्टम है जहां सब नेशनल यूनिट्स के पास डिफरेंट लेवल ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है। इसे इंडिया से कंपेयर कर समझ सकते हैं। इंडिया में जो पावर्स केरला गवर्नमेंट के पास हैं, सेम पावर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी हैं और वही सेम पावर बिहार और पंजाब के पास भी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार केवल कुछ ही स्टेट्स के पास दूसरे स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा ऑटोनॉमी है, लेकिन रशियन सब नेशनल यूनिट्स में हर सब नेशनल गवर्नमेंट के पास अलग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और अलग पावर्स हैं। इसके अलावा रशिया के सब नेशनल यूनिट्स के अलग अलग नाम हैं। कुछ को रिपब्लिक्स कहा जाता है, कुछ को ऑब्लास्ट कहा जाता है, कुछ सब नेशनल यूनिट्स क्राइस कहे जाते हैं और कुछ फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स। रशिया के इस एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के पीछे की कहानी 1991 तक जाती है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा था। तब यूएसएसआर के फर्दर डिसइंटीग्रेशन को रोकने के लिए बोरिस येल्त्सिन ने इन सब नेशनल यूनिट को कई तरह की ऑटोनॉमी का आश्वासन दिया था ताकि वो रशिया से जुड़े रहें। तो इस कारण रशिया में कई एथनिक माइनॉरिटी वाले सब नेशनल यूनिट्स हैं जिन्हें रिपब्लिक्स कहा जाता है। इन रिपब्लिक्स के पास मेजोरिटी रीजन से कंपेयर्ड ज़्यादा ऑटोनॉमी है। इस ऑटोनॉमी के तहत रशिया के कई रिपब्लिक्स खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और वो रशियन लैंग्वेज के अलावा अपनी सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। दोस्तों पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के अलावा इन सारे सब नेशनल यूनिट्स को फेडरेशन काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन हासिल है, जहां हर यूनिट को 2 सीट्स मिलते हैं। 2 में से एक सीट के सेनेटर को सब नेशनल यूनिट्स के गवर्नर अपॉइंट करते हैं और दूसरे को लोकल लेजिस्लेचर या लोकल ड्यूमा अपॉइंट करती है। लेकिन सब नेशनल यूनिट्स के ऑटोनॉमी के अगेंस्ट पुतिन ने कई स्टेप्स लिए हैं जिनकी शुरुआत उन्होंने गवर्नमेंट में आते ही कर दी थी। पुतिन ने एक पावर वर्टिकल के क्रिएशन पर जोर दिया ताकि मॉस्को से प्रेसिडेंट रीजनल गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर सके। अपने इस एम को परस्यू करने के लिए पुतिन ने कई स्टेप्स लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जहां 2000 से पहले इन रिपब्लिक्स के गवर्नर्स को प्रेसिडेंट कहा जाता था, पुतिन के पावर में आने के बाद इस टाइटल को केवल रशियन प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसके अलावा पुतिन ने इन सब नेशनल यूनिट्स को कई ग्रुप्स में डिवाइड कर 2000 मेन फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए, जहां हर फेडरल डिस्ट्रिक्ट के हेड को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाने लगा। इस तरह से पुतिन ने इंश्योर किया कि हर फेडरल डिस्ट्रिक्ट के सब नेशनल यूनिट्स प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहें। इसके अलावा पुतिन ने कई ऑटोनॉमस रिपब्लिक्स को दूसरे लेस ऑटोनॉमस सब नेशनल यूनिट्स के साथ इंटीग्रेट किया, जिससे उन ऑटोनॉमस रिपब्लिक्स के पावर्स फेड होते चले गए। साथ ही येल्त्सिन एरा में कई रीजन्स के साथ साइंड एग्रीमेंट्स जब पुतिन के पास रिन्यूअल के लिए आए तो पुतिन ने उन्हें साइन करने से इनकार कर दिया। इन सारे एफर्ट्स का रिजल्ट ये रहा कि बोरिस येल्त्सिन द्वारा क्रिएटेड एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर को पुतिन ने एक सिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की पहल की जो रशियन प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहे।
इसके अलावा पुतिन ने 2004 में इन सब नेशनल यूनिट्स में गवर्नर के इलेक्शन को एबॉलिश कर दिया था, जिसे कई प्रोटेस्ट के बाद 2013 में दोबारा शुरू किया गया। लेकिन इस बार पुतिन ने कई ऐसे बार्स रखे जिससे केवल वो कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएं जो पुतिन की पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड रशिया से बिलोंग करते हैं। साथ ही पुतिन ने ऐसे लॉज भी इंट्रोड्यूस किए जिससे स्टेट ड्यूमा अपनी सब नेशनल यूनिट का गवर्नर चूज कर सकती थी। इस चॉइस को एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा कैंडिडेट्स की लिस्ट दी जाती है, जिससे वो अपने चॉइस के कैंडिडेट को गवर्नर की तरह इलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब तक आपको रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम का एक ब्रीफ आइडिया मिल चुका होगा। आइए अब बात करते हैं रशिया के पॉलिटिक्स में किए गए उन मेजर चेंजेस की जिन्हें 2020 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ये वही चेंजेस हैं जिनकी मदद से व्लादिमीर पुतिन ने खुद को रशियन प्रेसिडेंट के पोस्ट पे ऑलमोस्ट परमानेंटली लोकेट कर लिया है। इस अमेंडमेंट को पास कर पुतिन ने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई चेंजेस लाए और इन चेंजेस को पब्लिक एक्सेप्टेंस की तरह शो करने के लिए उन्होंने इसके लिए रेफरेंडम भी करवाए। आइए इन चेंजेस में कुछ खास चेंजेस को समझते हैं। इस अमेंडमेंट की मदद से पुतिन ने रशिया के डोमेस्टिक लॉज को इंटरनेशनल लॉज से सुपीरियर एस्टैब्लिश किया। इस मूव के पीछे का कारण इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पुतिन द्वारा लिए गए ड्रास्टिक स्टेप्स को सपोर्ट करना है, जिसका ऑपोजिशन यूएस और यूरोप ने कई बार किया था। इसके अलावा इन अमेंडमेंट्स ने पुतिन को रशियन सिक्योरिटी और जुडिशियल सिस्टम पर और ज़्यादा पावर्स दे दिए। 2020 में पास्ड अमेंडमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट वो अमेंडमेंट है जिसने प्रेसिडेंट के टर्म लिमिट को चेंज किया। हमने पहले देखा कि रशियन प्रेसिडेंट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी कारण 2008 में 2 टर्म्स कंप्लीट होने के बाद पुतिन को प्रेसिडेंट पोस्ट से हटना पड़ा था। लेकिन वो रूल केवल 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए था, ना कि किसी इंडिविजुअल के पूरे लाइफ स्पैन को लेकर। इसी कारण से पुतिन 2012 में दोबारा प्रेसिडेंट बने। लेकिन इस अमेंडमेंट ने इस लिमिट को और स्ट्रिक्ट करते हुए ये चेंज इंट्रोड्यूस किए कि कोई इंडिविजुअल अपने पूरे लाइफ स्पैन में केवल 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बट पुतिन ने खुद के लिए यहाँ एक क्लॉज रखा। इस टर्म लिमिट की काउंट नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से स्टार्ट होगी, या यूँ कहें कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले किसी इंडिविजुअल द्वारा प्रेसिडेंट पोस्ट पे स्पेंड किए गए नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी कि पुतिन 2030 के इलेक्शंस तक प्रेसिडेंटशिप के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा इस 2020 अमेंडमेंट ने रशियन ड्यूमा को प्राइम मिनिस्टर और सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को छोड़ कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स चूज करने के पावर्स दिए हैं, जिन्हें पहले प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता था। लेकिन एक पॉपुलर व्यू के अनुसार पुतिन रशिया के फॉलिंग इकोनॉमी और डे टू डे गवर्नेंस इश्यूज से खुद को अलग कर अपनी इमेज को सुधारने के लिए ये सब पावर्स ड्यूमा को दे रहे हैं, ताकि वो इन सब का ब्लेम बाकी फंक्शनरीज पर रख दें। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि पुतिन धीरे धीरे रशिया के प्रेसिडेंशियल पावर्स को कम करना चाह रहे हैं, ताकि यदि कोई एडवर्सरी कल रशिया का प्रेसिडेंट बने तो वो इतना पावरफुल ना हो कि वो पुतिन या उनके द्वारा बनाई गई लेगेसी को हैम्पर कर सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम की। इस पूरे सिस्टम को लेकर आपका क्या सुझाव है या फिर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।